मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं भरत तिवारी के मुद्दे पर। भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नज़र आ रहा है और ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर जिस तरह की चीज़ें होती रहीं, जैसी न्याय की आवाज़ें उठती रहीं और इसके बाद जाकर जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसे जोड़कर देखा जा रहा है। जोड़कर एक तबका देख रहा है और ये कह रहा है, लगातार मेरी चर्चा हुई है सुबह से अभी तक, तो लोग कह रहे हैं, बांकीपुर के जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, भरत तिवारी का मुद्दा एक फैक्टर था, क्योंकि लोगों के मन में निराशा उपजी भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वजह से भी, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर के मुद्दे पर पार्टी के सुर एक जैसे नहीं थे। कुछ नेता कह रहे थे कि यह एनकाउंटर गलत था, कुछ नेता सीधे तौर पर कैमरे पे बोल रहे थे, अलग अलग यूट्यूब चैनलों से बातचीत में, अलग अलग चैनलों से बातचीत में नागमणि जैसे नेता कह रहे थे कि नहीं, एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ। तो इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से दो तरह के सुर आए बीजेपी के भीतर से, उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि पार्टी की राय एक मत इस मुद्दे पर नहीं है। सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से जो संकेत आए, जो रुख देखा गया, जिस तरह से हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, एसएचओ जो शाहपुर के थे राजेश मालाकार और राजेश कुमार शर्मा जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे, भोजपुर के शाहपुर में ये वारदात हुई थी, ये घटना हुई थी, और उसके बाद जिस तरह से उन दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या का, और उसके बाद देखा सबने कि उन पे कार्रवाई को लेकर जहां तक बात आई तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। और ये जो एसडीपीओ थे जिन्हें डीएसपी बना दिया गया पटना में, बाद में जब ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी हुई उसके बाद पता चला कि इन्हें पहले पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया था, फिर यहाँ का डीएसपी बना दिया गया मद्य निषेध विभाग का, और पटना में उनकी नियुक्ति कर दी गई। तो ये बात उठाई जाने लगी और लगातार ये चर्चा तेज हो गई कि क्या भरत तिवारी के मामले में जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही थी, इतना आंदोलन चल रहा था, सभी लोग उद्वेलित थे, हर जाति वर्ग समाज के लोग, क्योंकि ये भावना सबकी जुड़ गई थी इस मामले से, फिर भी कुछ नहीं किया गया। उस तरह से बहुत ही तेजी से कार्रवाई नहीं की गई, और जो मांग लोग कर रहे थे उस तरह से कार्रवाई तेज होती नजर नहीं आई। लोग क्या मांग कर रहे थे? कोई ये थोड़ी कह रहा था कि तुरंत किसी भी आरोपी को उठाओ और फांसी पर चढ़ा दो, ये तो मांग किसी की नहीं थी। मांग यही थी कि जिस तरह से हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर हुआ है उसकी तुरंत जांच हो, पुलिस की जांच। और पुलिस पर अगर भरोसा नहीं है, सरकार ने कहा कि पुलिस के रवैये पर भरोसा नहीं, तो न्यायिक जांच का आदेश हम देते हैं। ठीक है, न्यायिक जांच का आदेश आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे जो डीआईजी की अगुवाई में जांच चल रही थी और जिस तरह से पुलिस पर एक्शन की मांग की जा रही थी कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, कहाँ हुई कार्रवाई इतनी तेजी से? हमने देखा कि अभी अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, एसटीएफ के उस जवान की जिसने पहली गोली मारी थी, जो बताया था राजेश मालाकार ने, खुद वहाँ के एसएचओ थे, तब उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार ने गोली शुरू में मारी थी। अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बाकी लोग किसके आदेश पर गोली मारी गई, क्या ये सब पहलू सामने आए जांच में? ये तो बात कह दी गई कि गवाहों और बाकी सबूतों और उस आधार पर फिलहाल अक्षय कुमार की गिरफ्तारी की जा रही है। गिरफ्तारी किसी आधार पर तो की गई होगी, तो क्या अक्षय कुमार अकेले उतने जवानों और पुलिस के अधिकारियों में से उन पर संदेह पुलिस को हो रहा है कि इनकी गिरफ्तारी सबसे पहले की जानी चाहिए थी? या कोई ऐसी बात है जो अक्षय कुमार को लेकर बहुत ज़्यादा बताई नहीं जा रही है लोगों को? या फिर उनके साथ आदेश देने वाले लोग कौन थे, इस पर भी चुप्पी रही? तो बांकीपुर के लोग भी ये सब तो देख रहे थे ना। आम लोग क्या होते हैं, वोटर भी तो होते हैं। बांकीपुर का उपचुनाव था, भले ही यहाँ पे सीट थी, हाई प्रोफाइल सीट थी, और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट थी जिस पर उपचुनाव हो रहा था। बाकी फैक्टर जिस तरह उम्मीदवार बदले गए, सारी चीज़ें हुई, वो तो अपनी जगह है। कई सारे मुद्दे जुड़ रहे थे, जिनजी का आंदोलन भी इसी दौरान हुआ इस बीच में। तो एक जो मानस होता है, लोगों को लगता है कि देखिए उम्मीदवार इसको क्यों वोट दिया जाए, अगर सामने विकल्प हो तो विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में विकल्प था। और प्रशांत किशोर कम से कम वो नेता तो थे कि जब ये एनकाउंटर की घटना हुई है तो पहला बड़ा नेता जो कि पहुंच गया भरत तिवारी के घर। ये तो आप कहेंगे, आप महापंचायत जिस दिन हो रही थी, मेरे ख्याल से 24 जून की तारीख थी, उस दिन प्रशांत किशोर पहुंच गए थे और उनके घर में माता जी से मिले और परिजनों को ये कहा कि इंसाफ की लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन तक इंतज़ार करूंगा, नहीं कुछ वैसा न्याय मिलता हुआ दिखा तो मैं माता जी के साथ पटना जाऊंगा और वहाँ पे मैं मुख्यमंत्री का घर तक घेराव करूंगा, स्थिति वैसी आई तो, मांग नहीं सुनी गई तो। प्रशांत किशोर तो बिजी हो गए बाद में बांकीपुर के उपचुनाव में। मुझे तो नज़र नहीं आया कि वो वापस गए भी लौटी, और नहीं फिर इस मामले में ज़्यादा कुछ आवाज़ें उठाते हुए। हालांकि वो भरत तिवारी मुद्दे को लेकर लगातार कह रहे थे कि बहुत ही गलत हुआ है और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और बहुत ही तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना रुख पहले ही शुरुआती दौर में ही साफ कर दिया था। बीजेपी नेताओं की अगर मैं बात करूं तो बाद में हमने देखा कि चिराग पासवान भी वहां पर गए, और बाद में जो बीजेपी के विधायक आनंद मिश्रा बक्सर से हैं वो भी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने भी कहा कि हत्या का मामला ये माना जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने बहुत ही जेन्युइन मुद्दे को उठाया था, जिस तरह से उन्हें मार डाला गया, ये सब शब्द थे।
बावजूद इसके कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई होती नजर आई क्या किसी को? एसडीपीओ पर अभी तक क्या हुआ है? हाँ, मुख्यालय अटैच किया गया उन्हें वापस। कब? भरत तिवारी की माता जी से मुलाकात के बाद। और भरत तिवारी की माता जी से मुलाकात करने की ज़रूरत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कब समझी? समझी जब बिल्कुल बांकीपुर के मतदान के दिन से हफ्ते भर पहले। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई? ऐसी परिस्थिति आने के बाद तो यही छवि बनती है ना लोगों के मन में कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी और सरकार ये साबित करने पर, अपनी तरफ से इस रुख को जाहिर करने पर तुली हुई थी कि देखिए एनकाउंटर जिस तरह से हुआ, एनकाउंटर में कुछ गलती नहीं थी, और अगर गलती थी तो जांच हो रही है, जब आएंगे नतीजे तब सारी चीज़ें साफ होंगी। नतीजे तो न्यायिक जाँच के 6 महीने बाद आएंगे साहब। उपचुनाव तो बांकीपुर का सामने था ना, तो इस मामले को तो जोड़ के देखा ही जाएगा कि बांकीपुर के उपचुनाव में जो गुस्साए मतदाता थे, इस वजह से जो भी थे, उन्होंने वोटिंग की आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। एक चर्चा का विषय तो ये है ही, आप इसे नकार नहीं सकते। नकार इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि एक और दलील दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 35,000 वोटर तो ब्राह्मण वोटर सिर्फ बांकीपुर के इलाके में ही थे, इसी विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने ही अगर अपना गुस्सा निकाला हो तो फिर 19,000 के मार्जिन से, कुछ ज़्यादा के मार्जिन से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। तो इस जीत में तो ये माना जा सकता है, दलील देने वाले ये बात कह रहे हैं कि ये माना जाना चाहिए कि ब्राह्मण वोटर जो नाराज़ थे, जाके उन्होंने वोटिंग की। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि ब्राह्मण वोटर और बाकी वोटर मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि भरत तिवारी के एनकाउंटर का मुद्दा किसी एक जाति से जुड़ा हुआ मसला है ही नहीं, भ्रष्टाचार किसी एक जाति से जुड़ा हुआ मसला है ही नहीं, अन्याय किसी एक जाति से जुड़ा हुआ मसला है ही नहीं। ज़रूरतमंद को बिल्कुल सरकारी सुविधाएं सारी दी जाएं, इसकी मांग करना किसी जाति से जुड़ा मसला नहीं है। कोई भी ज़रूरतमंद हो सकता है, किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं। आपने देखा पिछले साल किस तरह की बाढ़ आई थी, और हमने देखा कि जो गांव था पूरी की पूरी तरह से कट गया था, और वहाँ के विस्थापित लोग, जवैनिया गांव के लोग आए थे बिलौटी में, उन्हें ज़मीन दी गई थी रहने की। वो जो गांव कटा था उसमें भी क्या एक जाति के लोग थे? ये जो पूरे शाहपुर इलाके में, शाहपुर ब्लॉक के इलाके में जो दर्द है बाढ़ पीड़ितों का, वो एक तरह का था। कटाव पीड़ितों का दर्द एक तरह का था। लोगों की भावनाएं सिर्फ उस इलाके में नहीं जुड़ी। लोगों को लगने लगा था जो भी गंगा के किनारे, गंगा कहाँ तक जाती है भाई? आप देखिए ना, जो चौसा से जब आप बक्सर में जाते हैं तो बक्सर से शुरुआत होती है वो जो ज़िला है, और उसके बाद कहाँ तक गंगा जाती है? गंगा जाती है बिल्कुल आखिर तक बिहार के। और आप समझ रहे हैं कि साहिबगंज तक जब झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ गुजरती है, तो आप सोचिए कि ये जो पूरा इलाका है गंगा के किनारे का, कटाव तो सबकी समस्या, और कटाव सिर्फ गंगा नदी के किनारे थोड़ी होता है। सारी की सारी बिहार में जो हमने देखा है कि कोसी के इलाके में क्या होता है, कमला बलान, कोसी, जितनी भी नदियां हैं उत्तर बिहार की, आप देखिए वहाँ पे क्या स्थिति बनती है। तो कटाव का जो दर्द है वो सब जानते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग के जो लोग होते हैं वो प्रभावित होने वालों में संख्या ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई मल्लाह है, कश्यप जाति का है, जो बिन जाति है, वहाँ पे लोग मछली का काम करते हैं, जिनकी आजीविका नदियों पे निर्भर होती है, उस समुदाय के घर तो सबसे पहले डूबते हैं। और अगर भरत तिवारी इन सारे वंचित वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो सिर्फ एक जाति का मसला नहीं था ये। और भरत तिवारी के शब्द थे कि जाति नहीं, ज़रूरतमंद जाति को लेकर लगातार उन्होंने कहा कि सारे भाई जो हैं समाज के वो अपने। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितनी प्रखरता से उस युवक ने बात की थी, इसे भुलाया नहीं जा सकता। भरत तिवारी ने हथियार उठाया था, ये सब जानते हैं कि ये बात गलत थी, कोई इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, कोई सही ठहरा ही नहीं सकता। लेकिन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है जब वो हथियार फेंकते हैं और उसके बाद गोली मारी जाती है भरत तिवारी को। और इसीलिए ये मामला इतना बड़ा बनता है, और मामले की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं होती, देश भर में होती है, दक्षिण भारत में होती है। दिभगवा ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पूरे दक्षिण भारत के मीडिया हाउसेज जो थे, जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने कितने वीडियो बनाए, कितनी आवाज़ें उठाई भरत तिवारी के लिए। तो क्या तेलंगाना, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भरत तिवारी के परिजन और जाति के लोग रहते हैं क्या? ये मुद्दा, कहते हैं कि कुछ जो मुद्दे होते हैं सार्वभौमिक चीज़ होती है उसके भीतर। वो क्या होती है चीज़? अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, गांव के गरीब वंचित दलितों की आवाज़ उठा रहा है, तो ये बहुत ही पवित्र काम है। इसकी वजह से कोई अफसर नाराज़ हो जाए, कोई अधिकारी नाराज़ हो जाए, और फिर नाराज़गी इस स्तर पर पहुंच जाए कि आवाज़ उठाने वाले को पागल घोषित किया जाने लगे। और कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उस स्थिति में भरत तिवारी ने हथियार उठाया था। तो जो परिस्थितियाँ बात की रही उसके बाद लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी कि जब अभी स्थिति है, इस तरह का रुख दिखाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की तरफ से, तो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एक अकेला व्यक्ति कैसे लड़ रहा होगा?
मैं हथियार उठाने को किसी रूप में जायज़ नहीं कहता, कोई नहीं कह सकता जायज़ इसे। गैर कानूनी काम गैर कानूनी है, चाहे वो कोई व्यक्ति करे या फिर पुलिस वाले करें। कानून सबसे ऊपर है, कानून का शासन होना चाहिए। तो जिस कानून के शासन का संदेश देने की जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, शुरुआती दिनों में उनके रुख से ये बात सामने आई और ये संकेत गया आम लोगों के बीच कि इस मामले पर मुख्यमंत्री का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही सख्त है। अगर वो कानून व्यवस्था के मामले पर बहुत ही सख्ती दिखाते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि कानून का पालन करने वाले लोग क्या कानून व्यवस्था की जो कसौटी है उस पर खरा उतर रहे हैं। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया हो, चाहे पुलिस वाला हो या कोई हो, तो फिर पुलिस वाला भी तो उसी निगाह से देखा जाना चाहिए जिस निगाह से भरत तिवारी को देखा जा रहा था। अगर चलिए हथियार उठाने वाला वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि कैसे काबू में किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाते, और एनकाउंटर के दौरान जिस तरह से हथियार फेंक दिया भरत तिवारी ने, ये सब लाइव था, लोगों ने देखा, और उसके बाद अगर गोली मारी गई तो सवाल तो उठेंगे ही। और न्याय की मांग जब बिलौटी से होती हुई पटना और पटना से होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंची, तो फिर सबको लगने लगा कि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है और इस मुद्दे पर मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर पर जो देश भर के लोग जुटे थे, क्या बांकीपुर के वोटर अपने इलाके में नहीं जुट सकते इस बात को लेकर कि मुद्दा बड़ा है हमारे लिए? और सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर का ही मुद्दा नहीं, पटना में जो नीट छात्रा का मुद्दा था, आपको याद होगा उस मुद्दे पर कितने सवाल उठे थे, और वो मुद्दा जिस तरह से गरमाया और उस मुद्दे की परिणति क्या रही आप भी जानते हैं। उसी बांकीपुर के इलाके में करगिल चौक से उस आंदोलन, उस मुद्दे को उठाने की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद ये मुद्दा पूरे बिहार में फैला था। पटना में सबसे ज़्यादा आक्रोश था। तो आपको नहीं लगता है कि बांकीपुर के वोटरों के बीच में भी उसकी आँच पहुँची होगी और लोगों ने दिलो दिमाग से इन सारी घटनाओं को आपस में पिरोया होगा? पिरोया इसलिए होगा क्योंकि आपने देखा था कि नागमणि बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने कैसी बातें की थी भरत तिवारी को लेकर। तब की थी जबकि मुद्दा बहुत गर्म था, न्याय की आवाज़ें उठाई जा रही थी, इंसाफ की आवाज़ें उठाई जा रही थी। नागमणि ने आतंकवादी तक कह दिया था एनकाउंटर बहुत सही है, कोई गलत नहीं है, पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है, अपनी तरफ से पीठ ठोक रहे थे। तब जबकि हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर की बातें कही जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। कितनी तरह की बातें, उतनी तरह की बातों की चर्चा मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है करना। और उस दौरान हमने देखा कि कुछ वीडियो भी आए सम्राट चौधरी का महिमा मंडन करने वाले और जाति जमात के आधार पर बनाए गए वो वीडियो जिसमें महिमा मंडन किया जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा सम्राट चौधरी को शायद ये बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लेकर सख्ती नहीं की कि इस तरह के गाने, इस तरह के गीत पर भी राज्य में कम से कम भावनाएं, लोगों को लग सकता है कि ये महिमा मंडन हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर हो रहा है, जिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संदिग्ध एनकाउंटर है। खुद आपने न्यायिक जांच बिठाई है, खुद डीआईजी की अगुवाई में आपने पुलिस की जांच की शुरुआत की है। तो ये सब कुछ होता रहा। हमने देखा कि अलग अलग जाति के दो लोगों ने अगर कोई बयान दिया तो एक को उठाकर गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के बयान जो थे आपत्तिजनक थे, विवादित थे। कार्रवाई लेकिन एक तरफ हुई, दूसरी तरफ में देरी होती नजर आई। क्यों? ये सवाल बड़ा था। और अगर आप कहते हैं कि हम सभी जाति जमात समाज को लेकर साथ लेकर चलते हैं तो फिर वो चीज़ें दिखनी चाहिए। बांकीपुर के आम जो वोटर हैं शायद उनको वो बात नज़र नहीं आई। अगर नज़र आती तो फिर मार्जिन इस तरह से नहीं होता। प्रशांत किशोर 19,000 से ज़्यादा वोटों से जीत जाते हैं उस क्षेत्र में जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है। 2.5 दशक से जहाँ पे गढ़ है जो इलाका, वहाँ से बीजेपी हार जाती है। और आप सोचिए मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी का दफ्तर, तमाम जो प्रमुख आवास हैं, अफसरों के आवास, सब कुछ उसी बांकीपुर के इलाके में है। तो बांकीपुर की जनता का क्या संदेश है? बिहार की राजधानी पटना और वहाँ के बिल्कुल हृदय स्थल बांकीपुर, क्या है उनका संदेश? इस संदेश को समझना चाहिए। राजनीति जनता के लिए की जाती है, जनता की कीमत पर नहीं की जाती है। और किसी ने अगर ये मान लिया है कि समाज का हर वर्ग आपको आपका हमेशा समर्थन करता रहेगा इस बिना पर क्योंकि एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और बिल्कुल परंपरा से चलती आ रही इस विचारधारा को समर्थन देने की, तो वो सही बात है। लेकिन जहाँ सत्य सत्य, न्याय और अन्याय का मुद्दा आएगा वहाँ फिर ये सारी चीज़ें पीछे भी छूट जाएंगी। और हो सकता है कि बांकीपुर में जो नतीजे बांकीपुर के आए बीजेपी के खिलाफ, उसका एक संदेश ये भी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के मुद्दे पर जो न्याय में तेज़ी दिखनी चाहिए थी वो शायद तेज़ी उतनी त्वरित गति से दिखी नहीं। और जो बात यहाँ तक पहुँची वो बात वोटरों को ही नहीं, आम लोगों को तकलीफ दे गई। और इसमें सर्व समाज के लोग थे, किसी एक जाति वर्ग समुदाय समाज के लोग नहीं थे।
तो मुझे ये लगता है। अब आपको क्या लगता है, क्या बांकीपुर, जैसा मैंने पहले ही कहा कि क्या भरत तिवारी की आह ने बीजेपी की बांकीपुर में लुटिया डुबोई? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे।